हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंटिन्यूटी में आगे हम पढ़ते हैं इसके ट्रांसवर्स नेचर के बारे में। पिछले टर्न पे हमने ये देख लिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं निर्वात में उनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो इसलिए मैक्सवेल ने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों ही निर्वात में यानी कि वैक्यूम में सेम वेलोसिटी से प्रोपगेट होती हैं, संचरित होती हैं, और इस कारण से इनकी प्रकृति सेम होती है, इनका नेचर सेम होता है। और यह कहलाता है मैक्सवेल्स का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्या बताया उसने, मैक्सवेल ने क्या कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड लाइट वेव बोथ हैव सेम नेचर एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। अब हम आते हैं इसके ट्रांसवर्स नेचर में। वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट along the direction of propagation of electromagnetic wave is zero. It means electromagnetic wave is plane and transverse in nature. विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपोनेंट्स का मान तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश जीरो होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। अब हम देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो ये तो लास्ट टर्न पे हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्लेन एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। तो मान लीजिए कि किसी आइसोट्रॉपिक, चार्ज फ्री और धारा मुक्त माध्यम में, पहली बात कैसा है, आइसोट्रॉपिक मतलब समदेशिक, दूसरा क्या है, चार्ज फ्री, अनावेशित और धारा मुक्त यानी कि करंट फ्री माध्यम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन में संचरित हो रही है। तो इसलिए जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के घटक हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केवल डिस्टेंस x और टाइम t के सापेक्ष ही चेंज होगी, मतलब उसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन क्या है आपकी x एक्सिस, या टाइम t होगा, इसी के अलोंग चेंज होंगे। y और z दूरी के सापेक्ष ये अनचेंज रहते हैं। इट मीन्स कि डेवा बाई डेवा y इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेवा बाई डेवा z इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, E बराबर E इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t। केवल x और t पर ही डिपेंड करेंगे, y z से इनका कोई रिलेशन नहीं है। चार्ज फ्री है यानी कि रो बराबर जीरो एंड करंट फ्री है यानी कि जे बराबर जीरो। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर ज़ीरो, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर रो बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। अब चूंकि आपका चार्ज फ्री है तो इसका मतलब रो बराबर जीरो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या हो गई, डेल डॉट ई बराबर ज़ीरो। अब इसको आप लिख लीजिए डेल डॉट ई को, डेवा ई एक्स बाई डेवा एक्स, डेवा ई बाई बाई डेवा वाई, डेवा ई जेड बाई डेवा जेड। और मैंने अभी आपको बताया कि जो ई कंपोनेंट है वो सिर्फ एक्स और टी के साथ ही चेंज होगा, डेवा बाई डेवा वाई और डेवा बाई डेवा जेड क्या है, ज़ीरो। तो आपके पास क्या आ गया, इनको ज़ीरो किया तो ये आ गया डेवा ई एक्स बाई डेवा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है,
इससे क्या मतलब हुआ कि ई एक्स यानी कि कंपोनेंट ऑफ एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसको देखें, ये इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब ई एक्स शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन देखिए, डेल डॉट बी बराबर 0 होती ही है, इसमें भी ऐसा ही किया, डेवा बाई और डेवा जेड ये दोनों के पास ये आ गया। इट मीन्स कि बी एक्स शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आती है आपकी मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेवा बी बाई डेवा टी। अब कर्ल ऑफ ई है तो आपको पता है डेल क्या होता है, आई डेवा बाई डेवा एक्स प्लस जे डेवा बाई डेवा वाई प्लस के डेवा बाई डेवा जेड। और आपको पता है डेवा बाई डेवा वाई और डेवा अपॉन डेवा जेड ये 0 है। और कर्ल ई को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ये आप देखिए, आई जे के आ गया पहले, डेवा बाई डेवा एक्स है, डेवा बाई डेवा वाई 0, डेवा बाई डेवा जेड 0। ई है ई एक्स ई वाई ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेवा बाई डेवा टी आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। नाउ कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ आई यूनिट वेक्टर, तो आई के कॉफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, ये गया और ये गया, तो ये हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़, दिस इज इक्वल टू 0। आई का कॉफिशिएंट इसमें 0 आएगा, तो और ये क्या है, किसके बराबर है, माइनस डी बी एक्स बाई डी टी। तो आपके पास क्या आ गया, डेवा बी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। फिर वही उसमें क्या था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आया था, इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है। इट मीन्स बी एक्स इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, कर्ल ऑफ बी बराबर म्यू एप्सिलॉन डेवा ई बाई डेवा टी, बिकॉज जे बराबर 0 करंट फ्री है। तो फिर इसमें भी वही आई जे के वाई और जेड, डेवा बाई डेवा वाई और जेड 0 है, ये आपके पास आ गया, इसकी चीज़ ये आ गई। नाउ अगेन कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ आई, तो आ गया डेवा ई एक्स बाई डेवा टी इज इक्वल टू 0, यानी कि ई एक्स इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने 4 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन से मिला, आपको क्या मिला मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन से, कि ई एक्स दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला, बी एक्स दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए। और थर्ड इक्वेशन से मिला बी एक्स समय के सापेक्ष नियत है। और फोर्थ से मिला कि आपके पास में क्या हो गया, कि जो ई एक्स है इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास, कि टाइम और उसके साथ दोनों के साथ ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ई एक्स और बी एक्स, ई एक्स और बी एक्स हमने क्या देखा, दोनों घटक दूरी एक्स और टाइम टी के सापेक्ष कांस्टेंट रहते हैं, परंतु गति के क्षेत्रों का मान लगातार परिवर्तित होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट का मान 0 माना जा सकता है, ई एक्स बराबर 0 और वाई बराबर बी एक्स बराबर 0, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि ई एक्स एंड बी एक्स बोथ कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t and distance x. But we know that fields continuously vary in wave motion. Therefore, x components of electric and magnetic field दोनों can be assumed to be 0. तो ई एक्स बराबर भी 0 आ गया और बी एक्स बराबर भी 0 आ गया। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के केवल 2 ही कंपोनेंट हैं, क्योंकि ई एक्स तो 0 हो गया, तो ई बराबर क्या हो गया, जे ई वाई प्लस के ई जेड, एंड इसी तरीके से बी एक्स बराबर 0 हो गया, तो बी के भी 2 कंपोनेंट हो गए, बी जे बी वाई प्लस के बी जेड। तो इससे क्या क्लियर होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, क्योंकि तरंग संचरण की दिशा x के अनुदिश है और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपोनेंट ई एक्स और बी एक्स का मान उस डायरेक्शन में क्या है, 0 है। और इसलिए हम कह सकते हैं
कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है और इस प्रकार की तरंग को प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are always normal to the x direction of propagation in electromagnetic wave, because along the direction of wave propagation x value of ex and bx is 0. तो इट मीन्स कि ये आपके कौन सा नेचर है, इसका ट्रांसवर्स नेचर है। तो आपने क्या देखा, क्या क्लियर हुआ कि जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं आर ऑलवेज नॉर्मल टू द एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन in electromagnetic wave, because along the direction of propagation x valued electric and magnetic component ex and bx is 0. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से नेचर की हो गई, ट्रांसवर्स नेचर की हो गई। और इस तरह की जो वेव हैं, सच टाइप ऑफ अ वेव इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तो हो गया इसका ट्रांसवर्स नेचर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रोपेगेट इन परपेंडिकुलर प्लेन इन द सेम फेज। समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों लंबवत तल में समान कला में तरंग संचरण करते हैं। तो अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर भी वही है। मान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट हो रही है, तो डेवा अपॉन डेवा बाई बराबर और डेवा अपॉन डेवा जेड बराबर दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन लीजिए, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेवा बाई डेवा बी बाई डेवा टी। कर्ल ई को इस तरह से लिख सकते हैं हम, एंड बी आपके पास इस तरह से हो गया। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जे एंड के, तो आप जे का करेंगे तो आपका ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास ये माइनस ये तो 0 हो गया। क्या बचा जे का, डेवा ई जेड बाई डेवा एक्स। इसी तरह के का क्या आएगा, ये चला गया और ये चला गया, और ई वाई आएगा। तो दोनों के कोफिशिएंट जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ गया डेवा ई जेड बाई डेवा एक्स बराबर डेवा बी वाई बाई डी टी, एंड दूसरा आ गया डेवा ई वाई बाई डेवा एक्स बराबर माइनस डेवा बी जेड बाई डेवा टी। इसी तरह मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, इसको हमने किया, यहाँ भी हमने कोफिशिएंट इक्वेट करे, तो आपके पास क्या आ गया, डेवा बी जेड बाई डेवा एक्स माइनस म्यू एप्सिलॉन्स डेवा ई वाई डेवा टी, एंड माई डेवा बी वाई बाई डेवा एक्स इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेवा ई जेड बाई डेवा टी। तो आपने क्या देखा इन इक्वेशन से कि जो एक्स डायरेक्शन में संचरित वन डायमेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमने इन इक्वेशन से क्या ज्ञात किया कि आप यहाँ देखिए कि जो ई जेड है वो बी वाई से रिलेटेड है और ई वाई जो है वो बी जेड से रिलेटेड है। इसका मतलब ई वाई बी जेड या ई जेड बी वाई अलग अलग पेयर के रूप में तरंग संचरण करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्र के लिए जो फील्ड है उसके लिए एक युग्म तो आपका क्या बन गया, ई वाई बी जेड के व्यवहार का स्टडी करेगा, और दूसरा ई जेड बी वाई के व्यवहार के लिए यथार्थ होगा। दोनों क्या होंगे आपके पास में कि एक क्या हो गया, ई वाई बी जेड एंड ई जेड बी वाई both propagate independently as a couple in electromagnetic wave. So therefore the study of behavior of one couple EYBZ can be done without the study of the behavior of second couple EZBY. independently दोनों को हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम ये कह लें कि EY कंपोनेंट ले लें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारी इक्वेशन हम लिखेंगे ई वाई बराबर ई वाई ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जो हमने वैल्यूज़ पहले निकाली है
जैसे मान लीजिए मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेवा ई वाई अपॉन डेवा एक्स जो भी वैल्यू आई, और हमें पता है डेवा ई वाई अपॉन डेवा एक्स डेवा बी जेड अपॉन डेवा टी है, ई वाई बी जेड से रिलेटेड है। सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास बी जेड की वैल्यू आ गई ई वाई अपॉन बी। इसी तरीके से हम z कंपोनेंट का अगर सिर्फ वो होता, पहले जैसे y लिया, अब मान लीजिए z ही कंपोनेंट होता और वो अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा होता, प्रोपेगेट कर रहा होता, तब अपनी इक्वेशन ये हो जाती ई जेड बराबर ई जेड ज़ीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू हम डेवा ई वाई बाई डेवा एक्स लिया ना, तो अब हम क्या लेते, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं हम डिफ्रेंशिएट, फिर वो बी के साथ बी वाई के साथ रिलेट होता और हमारे पास ये चीज़ आ जाती। अब अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें ई डॉट बी, तो आप क्या देखोगे, क्या आएगा, ई एक्स बी एक्स प्लस ई वाई बी वाई प्लस ई जेड बी जेड। और अभी हमने प्रूफ किया है कि दोनों के एक्स कंपोनेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ई वाई आपने क्या प्रूफ किया है, ई वाई आपके पास में, ई वाई तो है ही, सॉरी बी वाई आपके पास में ये है एंड बी जेड आपके पास में ये है, वैल्यू आपने रख दी तो आपके पास में ये सब सॉल्व किया तो ज़ीरो आ गया। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई टू। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाई बराबर क्या आ गया आपके पास में, पाई बाई टू आ गया। इसका मतलब दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आप इसका मैग्नीट्यूड देखिए, तो इसका मैग्नीट्यूड अब देखें तो क्या आता है, b बराबर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। अभी आपने देखा बी एक्स ज़ीरो है, बी वाई की वैल्यू ये है और बी जेड की वैल्यू ये है, ये सारी वैल्यूज़ इसके अंदर रख दीजिए, वन अपॉन वी ई आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e। क्यों हुआ, क्योंकि माध्यम में तरंग का वेग v का मान नियत होता है। तो इसका मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों समान कला में संचरित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब E का मान मैक्सिमम होगा तो B का मान भी मैक्सिमम होगा। किसी भी स्थिति में इसका अनुपात कांस्टेंट रहता है, क्योंकि E अपॉन B अगर हम करें तो या B अपॉन E करें तो वो बराबर V ही आएगा, यानी कि C के बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो अब आपने इसमें क्या देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन अ मीडिया इज कांस्टेंट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E and magnetic field B in electromagnetic waves are in same phase with each other। इसका मतलब अब आप यहाँ से देख लीजिए कि जब आपका E का मान मैक्सिमम होगा तो B का मान भी मैक्सिमम होगा, और जब B का मान मैक्सिमम होगा तब E का मान भी मैक्सिमम होगा। एट एवरी टाइम of propagation of electromagnetic wave, the ratio of E and B remains constant। तो ये ही हमने पहले भी स्टडी कर चुके थे, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें आपने देख लिया क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी है आपने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पहली प्रॉपर्टी क्या देखी कि निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है और इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों साथ साथ संचरण करते हैं और पथ के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर का परस्पर लंबवत तल में सरल आवर्ती परिवर्तन होता है। और फिर विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र सदिश तीनों परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति ट्रांसवर्स होती है। और अभी हमने देखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण पथ के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो E/B बराबर C होता है, और यहाँ पर C क्या है,
प्रकाश का वेग। और दूसरा चॉइस क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंग के हिसाब से फैलती हैं तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आयाम, ये देखिए, दूरी के साथ घटते जाते हैं। देखिए दूरी के साथ इनके आयाम क्या हो रहे हैं, घटते जाते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप इसके 2 टॉपिक्स और रह गए हैं आपके, तो पॉइंटिंग वेक्टर और एक शायद आई थिंक एनर्जी फ्लो है इसका, तो नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा और ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 लेक्चर्स और हैं आपके उसके बाद में। थैंक यू।